हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के दारोगा मुख्य परीक्षा क्वेश्चन गाइड के सेट नंबर 19 के साथ सेट नंबर 19 के जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और पहला क्वेश्चन यहां पर है क्वेश्चन नंबर 1। जो पहला क्वेश्चन है, बिहार में निम्नांकित में कौन सा ब्रिटिश भारत में रियासत था? ब्रिटिश काल में भारत में मुख्य रूप से दो तरह का क्षेत्र, ब्रिटिश अधीन भारतीय क्षेत्र और रियासतें, देसी रियासतें। तो इनमें से कौन वैसा एक रियासत था? चिरांद, गया, गिद्धौर, सासाराम। तो ब्रिटिश भारत में रियासत गिद्धौर था, जो बिहार में बहुत सी रियासतें थी। तो बिहार में एक रियासत, इसमें से जो चार है उसमें कौन रियासत था? गिद्धौर, जो बिहार के वर्तमान में जमुई जिले के क्षेत्र में गिद्धौर। तो बिहार में निम्नांकित में कौन सा ब्रिटिश भारत में रियासत था? बिहार लगा हुआ है, सॉरी क्वेश्चन में ही बिहार लगा हुआ है कि बिहार में निम्नांकित में कौन सा ब्रिटिश भारत में रियासत था। और ये सब बिहार का ही जगह दिया हुआ है, चिरांद, गया, गिद्धौर, सासाराम। तो चिरांद के बारे में जानते हैं। चिरांद खास करके इसलिए जाना जाता है, ये सारण क्षेत्र में चिरांद इसलिए जाना जाता है कि यहां से आपका पहला जो अब तक का जो नून, जो हमारा सबसे अर्लीस्ट सिक्का है, क्वाइन है, वो चिरांद से, जिसको चिरांद क्षेत्र से, जिसको पंचमार्क सिक्का कहा जाता है। गया किस लिए महत्व रखता है ये आपको मालूम है। हिंदू धर्म का तीर्थ स्थल के रूप में, खासकर विष्णु पद जो के रूप में। फिर गया के पास बौद्ध गया, जो बौद्ध धर्म की शुरुआत वहां से, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वहां। और गिद्धौर एक रियासत था। और सासाराम के बारे में, तो सासाराम के बारे में सबसे महत्वपूर्ण इतिहास में ये जाना जाता है कि सासाराम के जागीर का पुत्र था शेरशाह, जो बाद में मुगलों को रिप्लेस करके उस गद्दी पर भारत का शासक बनता है और सुर साम्राज्य की स्थापना करता है। वो मूल रूप से कहाँ का था? तो सासाराम के जागीरदार का पुत्र था, वो सासाराम से बिलोंग करता था। तो सासाराम। तो यहां पर बिहार में निम्नांकित में कौन सा ब्रिटिश भारत में रियासत था? तो गिद्धौर। तो पहला का आंसर सी, गिद्धौर वर्तमान में जमुई जिला में। और दूसरा क्वेश्चन है, पहला का आंसर सी हुआ। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है, भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक अब्रक उत्पादन करता है? अब्रक उत्पादन के देश से आंध्र प्रदेश आगे है, यानी ज्यादा वो अब्रक निकाल रहा है। लेकिन अब्रक ज्यादा कहां पर भंडारण के रूप में है? तो वो झारखंड का हजारीबाग क्षेत्र। तो भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक अब्रक उत्पादन करता है? आंध्र प्रदेश। तो दूसरा का सी। और तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, निम्नांकित में किस राज्य में जनसंख्या का सबसे विरल बसाव है, यानी कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में। तो तीसरा का आंसर डी हुआ। और चौथा नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का होगा, तक्षशिला का प्राचीन शहर किन नदियों के बीच स्थित था? यानी तक्षशिला का प्राचीन शहर या तक्षशिला किन नदियों के बीच में था? तो सिंध और झेलम के बीच में तक्षशिला, जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान का सबसे प्रमुख केंद्र, तो तक्षशिला किन नदियों के बीच में था? तो सिंध और झेलम। तो चौथा का आंसर हम लोग का सी होगा, और पांचवा नंबर क्वेश्चन है, भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन है? दक्कन क्षेत्र में, भारत के दक्कन क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय भारत का ऊपरी जो भाग है, महाराष्ट्र वाला रीजन से लेकर आंध्रा तक, उसको दक्कन क्षेत्र कहेंगे। तो भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन है? तो काली मिट्टी। दक्कन क्षेत्र में प्रमुख रूप से कौन सी मिट्टी मिलती है? तो काली मिट्टी।
तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, जो कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त सबसे अच्छा मिट्टी माना जाता है। तो भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन है? ऐसा नहीं है भारत किसी भाग में कोई एक मिट्टी, वहीं पर अलग अलग जगह पर मिट्टी का बदलाव भी है, लेकिन प्रमुख की बात यहाँ पर है। तो भारत के दक्कन क्षेत्र में प्रमुख रूप से कौन मिट्टी मिलती है? तो काली मिट्टी। तो 5 का आंसर ए होगा, काली मिट्टी, जिसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और छठा नंबर क्वेश्चन है, हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई? यानी जो यहाँ के देसी राज्य थे उनको हड़पने के लिए, जो राज्य अंग्रेजों के साथ किसी न किसी तरह से ट्रीटी से, संधि से बंधे हुए थे, उनको पूर्ण रूप से ब्रिटिश अधीन क्षेत्र में करने के लिए हड़प नीति, कोई ना कोई बहाना बना करके राज्य हड़पने का जो नीति बनाया, वो कौन? गवर्नर जनरल। तो हम लोग जानते हैं लॉर्ड डलहौजी, और उसके इस नीति को राज्य हड़प नीति कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। तो यह क्वेश्चन है कि हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई? तो डलहौजी ने। तो छठा का आंसर ए होगा, डलहौजी। और फिर 7वां नंबर क्वेश्चन है, चित्तौड़ का कृति स्तंभ किसने बनवाया? तो राणा कुंभा के द्वारा। चित्तौड़ का कृति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा। तो 7वां का डी। और 8वां नंबर है, मुंडाओं का विद्रोह खड़ा किया कब हुआ? या कब मुंडाओं का, मुंडा आदिवासी का विद्रोह कब चला? तो 1894 से 1900 वाला जो ऑप्शन है वो सही है। और नेतृत्व किसके द्वारा? तो बिरसा मुंडा के द्वारा। और बिरसा मुंडा के द्वारा। तो 9 का हो गया बी, 1894 से 1900। और 8 का हो गया बी, 8 का हो गया बी, 1894 से 1900। और 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चुनाव आयोग अधिनियम और मौलिक अधिकार। ये 4 में अगर जो खोजना है कि पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था कहां, तो बोलेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो 9 का आंसर बी होगा, 9 का आंसर बी होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहां पर देखिए, राज्य के पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था जब अनिवार्य किया गया, ये 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा, और 73वां संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को पंचायती राज व्यवस्था कहा गया। और उसके लिए 11वीं अनुसूची जुड़ी। और स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज और नगर निकाय से संबंधित जो भी प्रोविजन है वो आर्टिकल 243 में है। यहां पर फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व का आर्टिकल रेंज है 36 से 51। तो पंचायती राज व्यवस्था को, पंचायत राज के कॉन्सेप्ट को या पंचायत राज प्रणाली को आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व से कैसे जोड़ते हैं, ये हम लोग को जानना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो शासन द्वारा या राज्य द्वारा लोक कल्याणकारी व्यवस्था के लिए की गई अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं कि सरकार को, शासन को, राज्य को लोक हित के लिए ये आचरण करना चाहिए। और उसी तरह के एक्सपेक्टेशंस में आर्टिकल 40 के द्वारा ये एक्सपेक्ट किया गया है, ये अपेक्षा किया गया है सरकार से, राज्य से, संविधान द्वारा, कि पावर डिसेंट्रलाइज करने के लिए, सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, पंचायत को सुदृढ़ किया जाए। क्योंकि ये जो पंचायत हमारे यहाँ जो पंचायत का कॉन्सेप्ट है, ये पारंपरिक रूप से प्राचीन काल से भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी विशेषता है। पंचायत, गांव का कुछ भी, गांव में पंचायत, और उसमें गांव का जो भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना या डेवलपमेंट के संबंधित निर्णय लेना, किसी पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना, ये सारा पंचायत करता था। तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देना या इंडिविजुअल किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना या फिर कोई न्याय से संबंधित कार्य, ये पूरी तरह से पंचायत गांव में करता था। और गांधी जी भारतीय समाज की इस व्यवस्था से बहुत प्रभावित थे और उनका ये मानना था कि जब अपनी शासन हो तो पंचायतों को ज्यादा पावर ट्रांसफर किया जाए। और उस कॉन्सेप्ट पर भी, उस सोच के आधार पर ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 40 से भारतीय संविधान शासन के द्वारा, राज्य के द्वारा, ये राज्य से ये अपेक्षा करता है कि पंचायत व्यवस्था को, पंचायत प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए और उससे पावर ट्रांसफर किया जाए। और इस कॉन्सेप्ट के आधार पर ही इसके लिए 73वां संविधान संशोधन होता है, एक सेपरेट शेड्यूल जोड़ा जाता है। और फिर शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन, पावर डिसेंट्रलाइज करने के लिए जो बॉडी स्थापना के लिए जो किया गया वो नगर निकाय
तो यहां पर निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो आप बोलेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल 40। 10वां नंबर क्वेश्चन है पीसा की झुकी मीनार कहां स्थित है? इटली में। तो 10 का ए हुआ। 11 नंबर है निम्नलिखित में किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा के विजय का श्रेय दिया जाता है? तो चोल शासक राजेंद्र चोल प्रथम को। तो 11 का बी हुआ। और 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित किस शासक के शासन काल के विषय पर इब्ने बतूता की पुस्तक रेहाला प्रकाश डालती है? रेहाला पहले आप याद किए, रेहाला किसकी पुस्तक है? इब्ने बतूता की। इब्ने बतूता कौन था? तो इब्ने बतूता मोरक्को का यात्री था, मोरक्को से आया था। और किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मोरक्को से आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अफ्रीका के देश मोरक्को का वो रहने वाला था इब्ने बतूता। और इब्ने बतूता से मोहम्मद बिन तुगलक प्रभावित होता है, और इब्ने बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त करता है। और इब्ने बतूता की पुस्तक है रेहाला। इब्ने बतूता की पुस्तक है रेहाला। इब्ने बतूता मोरक्को का रहने वाला था, मोरक्को अफ्रीका का देश। इब्ने बतूता मोरक्को का रहने वाला था। इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया, और इब्ने बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया। और इब्ने बतूता की रचना है रेहाला। तो 12 का बी। और 13 नंबर क्वेश्चन है टरबाइन या डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी आप टरबाइन या डायनेमो से क्या होता है? तो आप मैकेनिकल एनर्जी यानी गति में उसको चलाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को फिर आप किस में ट्रांसफर कर रहे हैं? विद्युत ऊर्जा में। तो टरबाइन या डायनेमो से, टरबाइन या डायनेमो से किस ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होता है? तो मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और 14 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी, ओएनजीसी कब स्थापित हुआ? तो 1956 में। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ये कब स्थापित हुआ? 1956 में। 14 का सी। और 15 नंबर है निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? मोबिल, कटिंग, किरासन तेल। तो वनस्पति तेल, वनस्पति तेल। तो 15 का बी। और 16 नंबर है डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस एनेस्थीसिया यानी बेहोशी के लिए। जब डॉक्टर कोई सर्जरी करने जाता है कुछ, तो उसके पहले रोगी को, पेशेंट को बेहोश करता है, उसको उसका दर्द का अनुभव नहीं हो, तो उस एनेस्थीसिया में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड का, नाइट्रस ऑक्साइड का। और ये 16 का आंसर हुआ आपका डी, नाइट्रस ऑक्साइड प्रयोग किया जाता है एनेस्थीसिया के लिए, यानी रोगी को बेहोश करने के लिए। और 17 नंबर क्वेश्चन है सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था? सिख गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे सिखों के, सिख गुरु तेग बहादुर को मुगल बादशाह औरंगजेब मृत्यु दंड दिया था। औरंगजेब का एक पुत्र था अकबर, राजकुमार अकबर, जो तेग बहादुर से संरक्षण प्राप्त किया था। तो इस आरोप में अकबर तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया। फिर से हम बोल रहे हैं, लगता है कि अकबर मृत्यु दंड दिया, ऐसा बोला गया। औरंगजेब का एक पुत्र था अकबर, राजकुमार अकबर, औरंगजेब का एक पुत्र था अकबर, और अकबर विद्रोही पुत्र था औरंगजेब का, औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था, और वो तेग बहादुर से संरक्षण प्राप्त किया था। और इस आरोप में औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया। तो सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था? औरंगजेब ने, मुगल बादशाह औरंगजेब ने। और 18 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव की कौन सी विधि होती है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि होती है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली
तो 18 का आंसर बी होगा। और 19 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गली कैसी होती थी? तो गली मुख्य सड़क के तुलना में तो पतली होती थी, लेकिन फिर भी चौड़ी और सीधी, चौड़ी और सीधी। तो गली या रोड जिसका भी पूछेगा तो चौड़ी और सीधी बोलेंगे। तो 19 का बी। और 20 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो बुद्ध का वंश क्या था? शाक्य वंश। बुद्ध का वंश या कुल क्या था? शाक्य वंश। और बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु गणराज्य में। और कपिलवस्तु गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? लुम्बिनी। तो बुद्ध किस वंश से संबंधित है? शाक्य वंश से। और 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई? लॉर्ड लीटन का दिल्ली दरबार, संथाल विद्रोह, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध और इल्बर्ट बिल विवाद। तो लॉर्ड लीटन का दिल्ली दरबार 1877 का, संथाल विद्रोह 1855-56 का, और प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845-46 का, और इल्बर्ट विवाद 1884 का। तो ऑब्वियस है कि सबसे पहले कौन हुआ? प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। और अंग्रेज और सिखों के बीच कितने युद्ध? 2 युद्ध हुए। यानी आंग्ल सिख युद्ध कितने हुए? 2। आंग्ल सिख युद्ध कितने हुए? 2। और सिख राजा रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने सिख क्षेत्र को, पहले तो रणजीत सिंह के साथ अंग्रेजों ने मित्रता रखे, लेकिन रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद अंग्रेज सिख राज्य को, पंजाब राज्य को, पंजाब क्षेत्र को अपने राज्य में, ब्रिटिश अधीन राज्य में मिलाने का प्रयास शुरू किए। और इस क्रम में अंग्रेज और सिखों के बीच 2 युद्ध हुए। तो कितने आंग्ल सिख युद्ध हुए? 2 युद्ध हुए। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 45-46, 1845-46। और यहां पर कुछ और भी फैक्ट्स हैं, उसमें सबसे पहली घटना कौन है? तो आंग्ल सिख युद्ध, क्योंकि लॉर्ड लीटन का दिल्ली दरबार 1877 का, संथाल विद्रोह 55-56 का, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845-46 का, इल्बर्ट बिल 1884 का। यानी सभी के सभी 19वीं सदी की ही घटनाएं हैं। उनमें सबसे पहले की घटना ये, इसमें से इन चारों में सबसे पहली घटना कौन होगी? प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। और 21 का आंसर होगा सी। और 22 नंबर क्वेश्चन होगा, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? स्पुतनिक फर्स्ट, वो रसिया का, 1957। तो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह किसका था? किस देश का? रूस का था। किस वर्ष वो छोड़ा गया? तो 1957 में। उसका नाम क्या था? स्पुतनिक प्रथम, स्पुतनिक फर्स्ट। अब 23 नंबर क्वेश्चन है, मधुबनी लोकल कला शैली किस राज्य वंश से संबंधित? मधुबनी कला किस राज्य की कला है? तो मधुबनी पेंटिंग कला किस राज्य की कला है? तो बिहार की। मधुबनी पेंटिंग कला है। लोक कला में कौन सी कला है? पेंटिंग कला है। ये कहां की है? तो बिहार की। तो 23 का आंसर ए, 23 का आंसर ए। और 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? मरुस्थल यानी डेजर्ट। डेजर्ट हॉट डेजर्ट भी हो सकता है, कोल्ड डेजर्ट भी हो सकता है, टेम्परेट डेजर्ट भी हो सकता है, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय डेजर्ट भी हो सकता है। तो उष्ण कटिबंध में जो भी डेजर्ट होंगे, उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल जोन कहां? 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ। तो इसके उष्ण कटिबंध के पास, उष्ण कटिबंध में जो डेजर्ट होंगे उनको सामान्य रूप से उष्ण कटिबंधीय डेजर्ट कहा जाएगा। जो शीतोष्ण कटिबंध यानी 23.5 डिग्री से 66 डिग्री नॉर्थ और 23.5 से 66 साउथ, शीतोष्ण कटिबंध में जो डेजर्ट होंगे उसको शीतोष्ण कटिबंधीय डेजर्ट। और शीत कटिबंध में यानी 66 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ और 66 से 90 डिग्री साउथ यानी आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिक रीजन के जो डेजर्ट होंगे उनको शीत डेजर्ट या कोल्ड डेजर्ट कहेंगे। डेजर्ट का मतलब होता है जिस एरिया में रेनफॉल कम हो, वनस्पति का अभाव हो, उसको मरुस्थल कहेंगे, डेजर्ट कहेंगे। तो हॉट डेजर्ट यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मिलने वाला जो डेजर्ट होगा, उष्ण कटिबंध में जो डेजर्ट होगा हॉट डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट में सबसे बड़ा डेजर्ट अफ्रीका का सहारा डेजर्ट है, अफ्रीका का सहारा डेजर्ट। तो अफ्रीका में उष्ण कटिबंधीय 2 डेजर्ट है, सहारा भी है और कालाहारी भी है। सहारा उत्तर में सहारा भी और कालाहारी, लेकिन सहारा का एरिया ज्यादा है। और इस तरह से उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश एक ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है। और उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में एक मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश यानी उष्ण कटिबंध का
मरुस्थल। तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन होगा? सहारा मरुस्थल। उष्णकटिबंध का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या होगा? या उष्ण मरुस्थल में सबसे बड़ा कौन होगा? उस सहारा मरुस्थल। कहां? अफ्रीका। और तो निम्न में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? निम्न में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? तो सहारा मरुस्थल। तो 24 का आंसर डी। और 25 नंबर में आइए, निम्नांकित में किस नदी पर हीराकुंड बहुदेशीय परियोजना? हीराकुंड बहुदेशीय परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर। और 26 नंबर क्वेश्चन है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा और किस राज्य में है? तो राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख स्थल कालीबंगा और राजस्थान में है। और यह स्थल खास करके जाना जाता है इस बात के लिए कि प्लाउड फील्ड, जोते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? कालीबंगा से। अग्निवेदी का साक्ष्य कहां से मिला है? कालीबंगा से। तो कालीबंगा सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक स्थल कालीबंगा किस भारत के किस राज्य में है? या वर्तमान में किस राज्य में है? तो राजस्थान। 27 नंबर क्वेश्चन है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस किसको पराजित करके अध्यक्ष बने? तो सुभाष चंद्र बोस 1938 का पूछ रहा है। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए सुभाष चंद्र बोस। और अगले साल भी फिर सुभाष चंद्र बोस। तो 27 का आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। 1938 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए सुभाष चंद्र बोस। और 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन है, यूएनओ के 74वें सत्र यूएनओ 28 नंबर में, अभी हम लोगों ने 27 नंबर क्वेश्चन देखा। 1938 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हुए सुभाष चंद्र बोस। और फिर 28 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो तिजानी मोहम्मद बंदे। तिजानी मोहम्मद बंदे को। तो 74वां संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 74वां सेशन है उसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो तिजानी मोहम्मद बंदे, जो नाइजीरिया के हैं। नाइजीरिया के तिजानी मोहम्मद बंदे को 74वां सत्र के लिए, यूएनओ के 74वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। तो 28 का डी। और 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो संगम साहित्य में 3 राजवंशों का उल्लेख है, चेर चोल पांड्य। चेर चोल पांड्य। और संगम साहित्य में कदम्ब नाम के किसी वंश का उल्लेख नहीं है। तो 29 का आंसर डी होगा। और 30 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्यों? तो राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है। राज्यसभा अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है। तो 30 का आंसर सी होगा, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा कभी विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए अस्थायी सदन कहते हैं। तो 30 का आंसर सी होगा। और 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में सम्मिलित क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका यानी राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल में विधानसभा भी, विधान परिषद भी और राज्यपाल। विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, लेकिन सभी जगह विधान परिषद नहीं है। तो कहीं द्विसदनीय विधानमंडल है, कहीं एक सदनीय विधानमंडल है, कहीं अर्थात कहीं विधानमंडल में 3 अंग है, कहीं 2 अंग है। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में सम्मिलित है। तो चौथा जो ऑप्शन है, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है, तो यही ऑप्शन सही होगा। केवल 4। तो 31 का आंसर डी होगा। और 32 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का, मंत्रि परिषद का तो है ज्यादा जगह, लेकिन मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। और वो कहां हुआ है? तो अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 जो आपात उपबंध से संबंधित आर्टिकल है, 352 राष्ट्रीय आपात। तो 352 में मंत्रिमंडल, मंत्रि परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर है। सभी प्रकार के मंत्रियों के समूह को मंत्रि परिषद कहते हैं। और मंत्रि परिषद में मंत्रियों का जो श्रेणी होता है,
वो होता है कैबिनेट रैंक मंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट रैंक मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी हो सकता है। तो ये सभी रैंक के मंत्रियों को मिला करके सम्मिलित रूप से मंत्रिपरिषद कहा जाता है। और फर्स्ट रैंक के मंत्री यानी कैबिनेट रैंक के मंत्रियों के समूह को भी कैबिनेट कहा जाता है, यानी मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो मंत्रिमंडल में फिर सिर्फ फर्स्ट रैंक मिनिस्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट रैंक मिनिस्टर्स के ग्रुप को, अ ग्रुप ऑफ फर्स्ट रैंक मिनिस्टर्स इज रेफर्ड एज कैबिनेट और मंत्रिमंडल। तो प्रथम श्रेणी के मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहते हैं। तो यहां पर है मंत्रिमंडल का उल्लेख कहां पर एक बार हुआ है, सिर्फ एक बार हुआ है। कहां हुआ है? आर्टिकल 352 में। और फिर आपका 33 नंबर क्वेश्चन हुआ, रॉलेक्ट एक्ट पारित हुआ था कब का? रॉलेक्ट एक्ट 1919 को, 1919 में रॉलेक्ट एक्ट 1919 का। रॉलेक्ट एक्ट को काला कानून कहते हैं। रॉलेक्ट एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर नियंत्रण और क्रांतिकारियों के उद्देश्य को हतोत्साहित करने का प्रयास करती है। और रॉलेक्ट एक्ट क्रांतिकारियों के विरुद्ध में क्रांतिकारियों के उद्देश्य को हतोत्साहित करने, उनको दबाने के लिए यह एक्ट आया था। और इस एक्ट में पुलिस को यह अधिकार था कि संदेह पर भी पुलिस चाहे तो किसी को अगर गिरफ्तार कर लेती है इस आधार पर कि ये ब्रिटिश व्यवस्था के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है या क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल है, तो उस व्यक्ति को न्यायालय जाने का भी मौका नहीं मिलता था। इसलिए रॉलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा गया। रॉलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा गया। और इस एक्ट के तहत अरेस्टेड पर्सन को कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं था, अपना पक्ष रखने का अधिकार नहीं था। इसलिए इस एक्ट को लोगों ने नो अपील, नो दलील, नो वकील भी कहा। नो दलील, नो अपील, नो वकील। तो रॉलेक्ट एक्ट, और रॉलेक्ट एक्ट के तहत ही पंजाब के दो लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और एक और दो लोगों की, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और एक और, उनका गिरफ्तारी हुई। और उन गिरफ्तारी के विरुद्ध में ही जो सम्मेलन हो रहा था जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को, तो जालियांवाला बाग कांड हुआ। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर तेजपाल, इनकी गिरफ्तारी, डॉक्टर तेजपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरुद्ध में, तो जालियांवाला बाग कांड। तो रॉलेक्ट एक्ट पारित हुआ कब? 1919 में। रॉलेक्ट एक्ट कब का है? 1919 का। मैं मेमोराइज कर रही लिया। तो डॉक्टर सतपाल, तेजपाल नहीं, डॉक्टर सतपाल, सॉरी। तो रॉलेक्ट एक्ट के तहत पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई थी। डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरुद्ध में, डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरुद्ध में एक सम्मेलन हो रहा था जालियांवाला बाग में। और उस सम्मेलन पर ही, शांतिपूर्ण सम्मेलन पर ही डायर के द्वारा गोली चलाया गया। और इस घटना को भारतीय इतिहास में जालियांवाला बाग कांड के रूप में जानते हैं। वो अमृतसर के जालियांवाला बाग में, तो 13 अप्रैल 1919। तो वो कहीं ना कहीं रॉलेक्ट एक्ट का ही से जुड़ा हुआ है कि रॉलेक्ट एक्ट के तहत ही उन दो नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी, किचलू, सैफुद्दीन किचलू और सतपाल की। सैफुद्दीन किचलू और सतपाल की गिरफ्तारी हुई थी। और उस गिरफ्तारी का ही जब हम विरोध कर रहे थे तो आम लोगों पर गोली चली, और वो घटना ही जालियांवाला बाग कांड। तो रॉलेक्ट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। और 34 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन 27 से 29 दिसंबर 2019 के दौरान कहां किया गया? छत्तीसगढ़ यानी रायपुर में। और फिर आप देखेंगे इधर से रीजनिंग के क्वेश्चंस दिख रहे हैं, रीजनिंग और मैथ्स के। और फिर 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है?
निम्नांकित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी, यानी एक सही नहीं है तो 3 तो सही होगा, 4 दिया हुआ है, तो कर्पूर मंजरी, हर्ष लिखा हुआ था, हर्ष की रचना कर्पूर मंजरी नहीं है, वो राजशेखर की रचना है, इसलिए कर्पूर मंजरी सुमेलित नहीं है। दूसरा है मालविका अग्निमित्रम कालिदास, सही है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, सही है। सौंदरानंद अश्वघोष, सही है। तो यहां पर जो सुमेलित नहीं था वो कर्पूर मंजरी, क्योंकि कर्पूर मंजरी के सामने हर्ष लिखा हुआ है। तो निम्नांकित युग्मों में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो ए हुआ कर्पूर मंजरी। तो अब सही अगर हम लोग एक बार पढ़ लें, कर्पूर मंजरी के राइटर राजशेखर, मालविका अग्निमित्रम कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, सौंदरानंद अश्वघोष। और 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि किसने दिया था? वो मुगल बादशाह अकबर सेकंड, मुगल बादशाह अकबर सेकंड। और अकबर सेकंड का शासन काल था 1806 से 1837। तो मुगल बादशाह यानी सेकंड लास्ट जो बहादुर शाह जफर के पहले जो मुगल बादशाह था अकबर द्वितीय। और अकबर द्वितीय का काल था 1806 से 1837 और अकबर द्वितीय ने ही समाज सुधारक राममोहन राय को राजा का उपाधि दिया था। तो राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर सेकंड ने। तो 44 का आंसर बी हो रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है, निम्न में कौन सही सुमेलित है? तो कौन सही सुमेलित है? तो कोलेरू आंध्र प्रदेश, ये सही सुमेलित है, सी होगा। और 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी खरीफ फसल नहीं है? निम्नांकित में कौन सी खरीफ फसल नहीं है? कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। तो सरसों खरीफ नहीं है, ये रबी है, ये गेहूं के साथ होता है। तो निम्नांकित में कौन खरीफ फसल नहीं है? तो सरसों। और 47 नंबर क्वेश्चन है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? उसमें इतना पॉल्टेंट है कि उसको जैविक मरुस्थल अब कहा जा रहा है, बायोलॉजिकल डेजर्ट कहा जा रहा है, वो दामोदर नदी। और मुख्य कारण है उसमें मतलब उद्योगों का जो अवशिष्ट जा रहा है उसके कारण वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट हो गया है। तो दामोदर नदी, तो 47 का सी। और 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नांकित में से कहां से होता है? तो बॉम्बे हाई से अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन भारत में कहां से होता है? बॉम्बे हाई से। और 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा टाइडल एनर्जी उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो टाइडल एनर्जी का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र जो है वो खंभात की खाड़ी का क्षेत्र जो है टाइडल एनर्जी के लिए ज्यादा सुटेबल है। और टाइडल एनर्जी उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र के रूप में खंभात की खाड़ी। और 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो नांगल बांध यानी भाखड़ा नांगल बांध, सतलज नदी सही है। सरदार सरोवर, नर्मदा, ये भी सही है। नागार्जुन सागर गोदावरी लिखा हुआ है, ये गलत है। नागार्जुन सागर कृष्णा। और हीराकुंड महानदी, ये सही है। तो फिर से एक बार सही वाला बात हम लोग बोले, नांगल बांध सतलज, सरदार सरोवर नर्मदा, नागार्जुन सागर कृष्णा और हीराकुंड महानदी। नांगल सतलज, सरदार सरोवर नर्मदा, नागार्जुन सागर कृष्णा और हीराकुंड महानदी। और 51 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद में निम्नांकित में कौन शामिल होता है? संसद में क्या क्या किस किस को मिला के संसद बोलते हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे? संसद। तो संसद का अंग 3 है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और यहाँ डी में दिया हुआ है राष्ट्रपति एवं दोनों सदन, राष्ट्रपति एवं संसद के दोनों सदन या राष्ट्रपति एवं दोनों सदन ऐसा दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी होगा, 51 का ऑप्शन डी हो गया। और 52 नंबर क्वेश्चन है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है? तो मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहां आएगा? तो लोकसभा में। क्यों? क्योंकि लोकसभा में बहुमत के आधार पर ही किसी पार्टी को मंत्रिपरिषद बनाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो इसलिए अगर मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो कहां आएगा? लोकसभा में। तो 52 का ए। और 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसकी संस्तुति यानी रिकमेंडेशन पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का समावेश किया गया स्वर्ण सिंह समिति के
रिकमेंडेशन पर। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल करने की संस्तुति किस समिति के द्वारा दिया गया? स्वर्ण सिंह समिति। और भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए 10 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। तो 53 का आंसर हुआ स्वर्ण सिंह समिति, 53 का सी। और 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का टेन्यूर क्या होता है, यानी उसका कार्यकाल क्या होता है? तो 65 वर्ष की आयु या 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष की अवधि, या बोलिए 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, इनमें जो पहले पूरा हो जाए। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक वो अपने 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो शर्त इसमें पहले पूरा हो तब तक वो पद पर रहेगा। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो सी 54 का सी हो गया। और 55 नंबर क्वेश्चन है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों पर दिया जाता है जो इको मार्क, भारतीय किसी उत्पाद पर इको मार्क लगने का मतलब ये सर्टिफाइड किया जाता है कि यह इको फ्रेंडली है, यानी इससे पर्यावरण को हानि नहीं है। तो इको मार्क का मतलब इको फ्रेंडली होना, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होना उस प्रोडक्ट का। तो 55 का आंसर सी हुआ। और 56 नंबर क्वेश्चन, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। अंतरिक्ष में भारत भेजा गया, भारत का पहला उपग्रह कौन हुआ? पहला उपग्रह कौन हुआ? आर्यभट्ट। तो 56 का ए। और 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के दौरान एक दंडित अपराधी के द्वारा किया गया था? तो वो लॉर्ड मेयो। तो किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के दौरान एक दंडित अपराधी द्वारा किया गया था? लॉर्ड मेयो। 57 के आंसर सी हो रहा है। और 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन एक सौर मंडल में सर्वाधिक बड़ा उपग्रह है? सौर मंडल में, हमारे सौर मंडल में सूर्य के परितः 8 जो ग्रह हैं और उन ग्रहों के उपग्रह हैं जिसमें बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। उसके अलावा जिन ग्रहों के जो उपग्रह हैं, जैसे पृथ्वी का सिर्फ एक उपग्रह है चंद्रमा। तो सौर मंडल के ग्रहों से संबंधित जितने उपग्रह हैं उसमें अब तक ज्ञात उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो गैनीमेड। और गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति का। गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है। और अब तक ज्ञात उपग्रहों में सौर मंडल में अब तक ज्ञात उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह सैटेलाइट कौन है? गैनीमेड। और गैनीमेड किस प्लैनेट का सैटेलाइट है? तो जुपिटर का, बृहस्पति का। और इस तरह से आंसर 58 का गैनीमेड ए होता है। और 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी फसल भारतीय मूल की नहीं है? निम्नांकित में कौन सी फसल भारतीय मूल की फसल नहीं है? जिसमें गन्ना है, मक्का है, आम है, चावल है। तो कौन सी फसल इसमें जो है वह भारतीय मूल का नहीं है, जिसका ओरिजिन हम लोग भारत में नहीं मानते हैं? तो इसमें कौन सी फसल जो है वो भारतीय मूल का नहीं है, जिसका ओरिजिन भारत में नहीं मानते हैं? तो इसमें आलू नहीं, मक्का, गन्ना, मक्का, चावल, आम। तो मक्का भारतीय मूल का नहीं है, तो मक्का 59 का बी हुआ मक्का। तो निम्नांकित में कौन सी फसल भारतीय मूल की नहीं है? तो 59 का आंसर होगा मेज मक्का, बी। तो 59 का आंसर बी हुआ मक्का। और 60 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में निम्नांकित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? तो मिट्टी के घड़े में जल का ठंडा होना किस क्रिया के कारण? द्रवण के कारण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन। उपयुक्त में से कोई नहीं। द्रवण का मतलब होता है कंडेंसेशन, यानी वेपर से यानी गैसियस स्टेज से वेपर से लिक्विड में होना, तो ये द्रवण होगा। कंडेंसेशन हुआ तो कंडेंसेशन तो होगा नहीं। वाष्पीकरण यानी लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में जाना, वाष्पीकरण यानी पानी का गैसियस फॉर्म में जाना शुरू होना, ये वाष्पीकरण। तो चूंकि मिट्टी के घड़े के जो पोर्स होते हैं उसमें पानी जाता है और उस पानी का चूंकि वहां पर धीरे धीरे उसका क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, कम पानी रहेगा पोर्स में और उसका वाष्पीकरण होगा। और इस क्रिया से क्या होता है कि पानी में जो हीट एनर्जी है वो धीरे धीरे रिलीज होता है। हीट एनर्जी किसको मिलेगा? बाहर के
वातावरण को मिलेगा, पानी का हीट एनर्जी बाहर के वातावरण को जाएगा और इस तरह से वो क्या होगा कि उसका हीट एनर्जी कम होता है और उसका टेम्परेचर डाउन होगा। तो यहां पर क्वेश्चन है कि मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? तो वाष्पीकरण के कारण। मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? तो वेपोराइजेशन के कारण, वाष्पीकरण के कारण। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है, ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है ठोस से डायरेक्ट गैसियस स्टेज में चला जाना, इसको ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं। तो मिट्टी के घड़े में जल का ठंडा होना किस क्रिया के कारण? तो वेपोराइजेशन के कारण, वाष्पीकरण के कारण। और 61 नंबर क्वेश्चन है, लोलक यानी पेंडुलम, पेंडुलम घड़ियां गर्मी में सुस्त हो जाती है, स्लो चलती है, क्योंकि इसमें है तो घड़ी का स्लो चलना यानी उसका पीरियड डिसाइड करना, टाइम पीरियड, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल क्या होता है? उसके एक दोलन में जो टाइम लगता है, तो एक दोलन में 1 सेकेंड, तो एक दोलन में जो टाइम, तो आवर्तकाल। तो आवर्तकाल, तो पेंडुलम का आवर्तकाल डिपेंड करता है टी टू अंडर रूट एल बाई जी। तो यहां एल क्या है? एल होता है लेंथ ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो गर्मी के दिन में पेंडुलम गर्मी से अगर वो लंबा हो जाएगा तो एल अगर बढ़ जाएगा तो टी क्या होगा? टी ज्यादा हो जाएगा, यानी उसके दोलन में समय ज्यादा लगेगा और दोलन में समय लगेगा तो घड़ी सुस्त हो जाएगी, दोलन में समय ज्यादा लगेगा यानी स्लो हो जाएगी। तो यहां है लोलक यानी पेंडुलम घड़ियां गर्मी में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि, सी ऑप्शन पढ़िए, लोलक यानी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक की यानी पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है। और पेंडुलम की लंबाई का मतलब होता है, पेंडुलम की लंबाई का मतलब होता है ये जहां से पॉइंट, रिजिड पॉइंट से लेके बॉब के सेंटर तक की बात को पेंडुलम की लंबाई कहते हैं। तो ये गर्मी के कारण ये जो है अगर ये बढ़ जाता है, गर्मी के कारण बढ़ जाता है तो ये लंबाई बढ़ जाएगा, तो टी क्या हो जाएगा? टी लंबाई बढ़ जाएगा तो टी भी बढ़ जाएगा, तो टी बढ़ जाएगा यानी आवर्तकाल बढ़ गया, आवर्तकाल बढ़ गया तो दोलन में ज्यादा समय लग रहा है, दोलन में ज्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब कि घड़ी सुस्त चल रही है। तो लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है गर्मी के कारण। तो 61 का सी। और 62 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए के डिहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो डीएनए के डिहेलिक्स फॉर्मेट को पहली बार प्रस्तावित करने वाला वाटसन एंड क्रिक थे और इसी पर बाद में उनको नोबेल भी मिला। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए के डिहेलिक्स प्रारूप को पहली बार प्रस्तावित किया और इस बात पर ही उन्हें 1962 में नोबेल मिला था। और 63 नंबर क्वेश्चन है, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? केसिन के कारण। दूध का धवल रंग, उजला रंग किसके कारण? केसिन के कारण। और 64 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, तांबा, मैग्नीज, मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल में मुख्य रूप से निम्नलिखित में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल में मुख्य रूप से कौन सा तत्व, निम्नलिखित में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। और 65 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। और नेक्स्ट 65 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का होगा, 65 नंबर जो क्वेश्चन है, भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक नॉन बायोटिक पॉल्यूटेंट्स कौन सा है? नॉन बायोटिक पॉल्यूटेंट कौन है? भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन है? तो आर्सेनिक, क्योंकि बैक्टीरिया, शैवाल, विषाणु ये सब जो है वो जैविक है। तो नॉन बायोटिक पूछ रहा है, नॉन बायोटिक पॉल्यूटेंट कौन है? तो आर्सेनिक। तो 65 का हो गया सी, 65 का हो गया सी, 65 का हो गया सी। और उसके बाद मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस दिख रहे हैं, मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन। और उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्वेश्चन नंबर 82,
बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब क्या होता है? तो भगवान बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया उस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और भगवान बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश कहां दिया गया था? वाराणसी के निकट सारनाथ में। तो भगवान बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। भगवान बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति की घटना को बोधिसत्व की प्राप्ति कहते हैं। भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं और बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश, तो 82 का हो गया सी। और 83 नंबर, इनमें से कौन सी किताब गुप्तकालीन पुस्तक है जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र जैसी पुस्तक है? गुप्त काल की कौन सी पुस्तक जो है वो मौर्य काल के कौटिल्य की अर्थशास्त्र की पुस्तक के समान है? देखिए, गुप्त काल और मौर्य काल काफी समय के अंतर का है। गुप्त का और मौर्य काल की शुरुआत लगभग 300 ईसा पूर्व कहा जाए तो गुप्त काल की शुरुआत लगभग 300 एडी, यानी दोनों के शुरुआत में 600 वर्ष का अंतर है। दोनों की शुरुआती तिथि को अगर ले, दोनों के शुरुआती अगर पीरियड को ले तो अंतर कितना? 600 वर्ष का। तो यहां है कि जिस तरह से मौर्य काल में अर्थशास्त्र, मौर्य काल का एक पुस्तक 100 अर्थशास्त्र कौटिल्य रचित, उसी तरह से गुप्त काल की कौन सी पुस्तक है जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से कुछ समानता रखती है? वो पुस्तक है कामोदक की नीतिसार। कामोदक की पुस्तक नीतिसार, गुप्तकालीन पुस्तक नीतिसार जो कामोदक रचित है, वो मौर्य काल की पुस्तक अर्थशास्त्र से समानता रखती है। तो कामोदक की पुस्तक नीतिसार। तो 83 का ए। और 84 नंबर क्वेश्चन है, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? ये देखिए, शासन में उससे कुछ था नहीं कि गुरु नानक देव को वो कोई पेट्रोनाइज किया था या कुछ वो संरक्षण, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये को रिलेट आपसे कराया जा रहा है कि गुरु नानक देव के समय उत्तर भारत में, खास करके दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत का कौन शासक था, ये आपको चुनना है। तो गुरु नानक देव का जीवन काल जो है 1469 से 1539। 1469 में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था तलवंडी में, और गुरु नानक देव का जीवन काल हो गया 1469 से 1539। अब हम लोग को देखना है कि इसमें जो ऑप्शन है इस रेंज में कौन सा शासक रहा है। तो फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। तो तुगलक डायनेस्टी की अगर बात करें तो तुगलक डायनेस्टी कब से कब, ये आपको देखना है। तो तुगलक कब है? तो खिलजी के बाद है। खिलजी और गुलाम वंश का ही अगर देखें तो गुलाम वंश का शासन काल कब से कब? तो गुलाम वंश का अगर बात किया जाए तो 1206 से 1290। गुलाम के बाद खिलजी आया 1290 से 1320। 1320 से फिर आपका 1414-13 तक आ गया तुगलक। तो यहाँ तो 1469 है, तो तुगलक का तो होगा नहीं। और तुगलक के बाद फिर सैयद आता है 1414 से 1451। तो 1414 से 1451, यहाँ पर 1414 से 1451 सैयद होता है। और यहाँ पर गुरु नानक देव का जन्म ही 1469 में होता है, तो सैयद तक से कोई मतलब नहीं है। अब लोदी 1451 से 1526, अब लोदी में हो सकता है। तो लोदी में कौन सा यहां दिया हुआ है? तो सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी का शासन काल था 1489 से। लोदी शुरू हुआ 1451 से, लेकिन सिकंदर लोदी जो लोदी वंश का दूसरा शासक था उसका शासन काल है 1489 से 1517। तो यहां पर है किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? वो तो सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। और फिर ये हुमायूं और अकबर तो बाद के। तो सिकंदर लोदी तो किसके शासन काल में, किसके शासन काल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? तो इसमें जो ऑप्शन है उसमें सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। तो 84 का आंसर बी, 84 का आंसर बी। और ये मैं इसलिए बात कर रहा था आपको ये बताने के लिए कि जो भी हमारे पास डायनेस्टीज हैं, जो इंपॉर्टेंट किंग्स हैं,
उनका अगर आप ऑर्डर याद रखते हैं और साथ साथ उनका पीरियड याद रखते हैं तो बहुत सा चीज आप कोरिलेट कर करके आंसर कर लेते हैं, लॉजिक लगा करके आंसर कर लेते हैं। तो गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना कब किसके काल में की? सिकंदर लोदी। और 85 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल की रूपरेखा डिजाइन किसके द्वारा? उस्ताद ईसा। और 86 नंबर है, किसने कहा इतने समय में करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रहते हैं, मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूं जिन्होंने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया। तो ये कथन जो है, यानी प्रत्येक व्यक्ति का नीचे के तबके के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको जगाने के लिए और ये बताने का ये जो स्टेटमेंट है बताने के उद्देश्य से ये है स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद का ये स्टेटमेंट है। और 87 नंबर क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष। और अरविंद घोष जो थे वो बाद में क्रांतिकारी विचारधारा के हो गए और उसके बाद अरविंद घोष फिर संन्यास धारण कर लिए और उनका आश्रम पौंडीचेरी में। और अरविंद घोष की एक पुस्तक जो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये बहुत बड़े फिलोसफर हो गए, फिर बहुत बड़े दार्शनिक, आध्यात्मिक दर्शन के तरफ, अध्यात्म के दर्शन के बहुत बड़े दार्शनिक हुए। और अरविंद घोष की एक पुस्तक है द लाइफ डिवाइन। द लाइफ डिवाइन इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, द लाइफ डिवाइन। और इनका आश्रम पौंडीचेरी में। और 87 के बाद 88 नंबर में बायोलॉजी का है, हार्मोन है और किस ग्लैंड से ये सेक्रेट होता है, इस तरह का है। तो यह इस ऐसा है कि यह हार्मोन किस ग्लैंड से? तो प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है, और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो फीमेल हार्मोन है, स्त्री हार्मोन है। तो प्रोजेस्टेरॉन, इसमें एक गर्भाशय दिया हुआ है तो 3 हो जाएगा। टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन जो है वो पुरुष हार्मोन है, मेल हार्मोन है। और ये यहां पर एक ऑप्शन अंडाशय नहीं, उसको चौथा ऑप्शन को वृषण कर दीजिए, टेस्टिस। अंडाशय दूसरा होता है, टेस्टोस्टेरोन को मैच कराने के लिए अंडाशय की जगह पर टेस्टिस कर देना होगा, वृषण। और फिर है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन और फिर इंसुलिन। तो चौथा ऑप्शन जो अंडाशय है उसको अगर हम चेंज करके कर दें टेस्टिस या वृषण, तब फिर हम लोग का मिल जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इसको मिलाइए गर्भाशय, यानी तीसरा। टेस्टोस्टेरॉन तो इसको चौथा जहां पर वृषण किया हुआ है। और थायरॉक्सिन ये थायराइड, थायराइड ग्लैंड का। और इंसुलिन ये अग्न्याशय का। तो प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन तो ये गर्भाशय का। टेस्टोस्टेरोन तो ये हम बोलेंगे वृषण का, जो चौथा में वृषण चेंज कर रहे हैं। थायरॉक्सिन थायराइड और इंसुलिन आपका अग्न्याशय। तो एक चीज यहां पर स्त्री हार्मोन, 3 गो हार्मोन जो है बार बार पूछता है कभी कभी। तो एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, और इसके बारे में इसका काम पढ़ लेना है। तो एस्ट्रोजेन, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, ये 3 हार्मोन जो है वो फीमेल हार्मोन है, स्त्री हार्मोन है। तो एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। और पुरुष हार्मोन जो खास करके पुरुष नेचर के लिए जो पुरुष हार्मोन जो है, तो पुरुष हार्मोन मुख्य रूप से है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन जो है जो टेस्टिस से सेक्रेट होगा, तो टेस्टोस्टेरॉन जो है वो पुरुष हार्मोन है। और 89 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, एक तरफ रोग है और एक तरफ उसका किसके कारण होता है ये दिया हुआ, सूची में कारण दिया हुआ है, फिर उससे होने वाला रोग दिया हुआ है। और फिर हम लोग को उसको सुमेलित करना है। तो बैक्टीरियम, तो बैक्टीरियम से होने वाला रोग यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग यहां पर है तपेदिक, तपेदिक। तो बैक्टीरियम तपेदिक। और फंगस, तो फंगस से यहां पर जो दिया हुआ है वो दाद। और प्रोटोजोआ से यहां पर कालाजार। और वायरस
से होने वाला यहाँ जो दिया हुआ है वो इन्फ्लुएंजा। तो बैक्टीरियम तपेदिक, फंगस, दाद, प्रोटोजोआ, कालाजार और वायरस, इन्फ्लुएंजा। तो 2 4 1 3 और ये ऑप्शन बनता है बी में, तो 89 का बी हो रहा है। और 90 नंबर क्वेश्चन है, इधर कलाकार लोग हैं, आर्टिस्ट, और इधर उनका कुछ संबंध मैंने किस नृत्य से या किस इंस्ट्रूमेंट से। तो संयुक्ता पाणिग्रही ओडिसी नृत्य से संबंधित है। गोपाल कृष्ण अय्यर वायलिन से संबंधित है। और पंडित रवि शंकर सितार से संबंधित है। और पालघाट मणि अय्यर जो है ये मृदंगम से संबंधित है। तो इस तरह से 4 3 1 2 और बी ऑप्शन होता है। और 91 नंबर क्वेश्चन है, एक तरफ तिथि है मतलब दिवस और एक तरफ कौन सा तारीख, वो डेट, वो मिलान करना है। तो विश्व पर्यटन दिवस ये ऑलरेडी सामने सामने अरेंज्ड है। तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर और हिंदी दिवस 14 सितंबर। तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर और हिंदी दिवस 14 सितंबर। देखिए एक चीज मैं देख रहा हूं आपके ये जो क्वेश्चन गाइड में, जहां डे वाला में कहीं कहीं एक मंथ का ही पूरा डे, और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आप सितंबर का जो महत्वपूर्ण डे है उसको याद कर लेते हैं, उसी तरह हमने कहीं देखा कि पूरा वो मार्च का दिया हुआ है। तो उस तरह से एक एक महीना का इंपॉर्टेंट डे, अगर आप जनवरी का इंपॉर्टेंट डे कौन कौन है, फरवरी का कौन है, ऐसे करके याद कीजिए तो वो ज्यादा मतलब कि याद होगा और उस पर एक पकड़ बनेगी। तो 91 का आंसर होता है ए। और 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। मणिपुर को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। और 93 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन था? केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां? तो दिल्ली। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां का? तो दिल्ली का। और 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा युग्म सुमेलित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा। ये गलत है, त्रिवेंद्रपुरम में होगा। और फिर उसी तरह से ISRO उपग्रह, ये थुम्बा, ये भी गलत है। और SHAR केंद्र, ये भी स्पेस का, तो ये भी गलत है, ये बेंगलुरु दिया हुआ है। जबकि SHAR केंद्र श्रीहरिकोटा, तो ये भी सुमेलित नहीं है। स्पेस एप्लीकेशन केंद्र अहमदाबाद, ये सही है, तो डी हो जाएगा। 94 का आंसर डी होगा। 94 का आंसर डी होगा। और फिर 95 96 ये मैथ्स के क्वेश्चन दिख रहे हैं। और 97 नंबर क्वेश्चन है, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? यानी ग्राम पंचायत में कुल 9 पंचों की बात होती है, 9 पंचों की। अगर ग्राम न्यायालय, ग्राम पंचायत अगर कोई निर्णय दे रहा है तो उसके लिए कम से कम कितने पंचों की उपस्थिति होनी चाहिए? तो वो दिया गया है कि 7 का। 9 में 7 की उपस्थिति आवश्यक बताई गई है, आवश्यक बनाई गई है, 9 में 7। तो 97 का आंसर बी हुआ। और 98 नंबर क्वेश्चन है, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला, किसानों को दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म, अच्छा, अपने को चंपारण के किसानों की समस्या बताने के लिए अपने को दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नाम से चंपारण किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डालने वाला निम्न में से कौन व्यक्ति? तो पीर मोहम्मद मुनीस। तो ये यानी कोई व्यक्ति ऐसा जो चंपारण के किसानों की दुर्दशा का वर्णन करने के लिए अपना नाम
अपना असली नाम न लिख करके नाम दे रहा है, अपना छद्म नाम दे रहा है, दुखी आत्मा, दुखी हृदय, इस तरह का नाम दे करके किसानों की प्रॉब्लम को लिखा। तो वो व्यक्ति बेसिक सही अर्थ में उनका नाम क्या था, सही में उनका नाम क्या था, पीर मोहम्मद। तो 98 का आंसर ए। और 99 नंबर क्वेश्चन है 2020-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि यहां पर 1920-22 में जो असहयोग आंदोलन था तो बिहार के लोगों का यह मानना था कि हमारी जीत होगी, हम जीतेंगे। इसका कारण क्या था, क्योंकि उनको अपने गांधी जी के जो आंदोलन करने का तरीका था, गांधी जी का जो नेतृत्व क्षमता था, उस पर विश्वास था। यानी क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता है, यानी गांधी के नेतृत्व क्षमता और गांधी के आंदोलन करने के तरीका पर लोगों को विश्वास था, और इसलिए उनको उनमें ये विश्वास था। यानी क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए कि किस बात पर लोग आश्वस्त थे, असहयोग आंदोलन में किस बात से वो आश्वस्त थे कि हमारी जीत होगी, हम सफल रहेंगे, अंग्रेज झुकेंगे। आखिर किस बात पर उनको ये ऐसा उनके पास कॉन्फिडेंस था। तो इसमें है कि गांधी के नेतृत्व क्षमता में उन्हें विश्वास था, और उनको मालूम था कि गांधी अंग्रेजों को झुका सकते हैं। ये तरीका गांधी के पास है, क्योंकि गांधी जी ने ऐसा दक्षिण अफ्रीका में कर दिखाया था। तो गांधी जी की नेतृत्व क्षमता, गांधी जी के आंदोलन करने के तरीके से जो एक विश्वास था, उस विश्वास के आधार पर ही आंदोलनकारियों के अंदर ये विश्वास था कि हमारी जीत होगी। तो यहां पर सी ऑप्शन होगा। और 100 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नांकित में कृषि में कौन सा भदई, अगहनी और गर्मा कृषि संबंधित है, यानी कौन सा ऐसा फसल है कि उसको वो अलग अलग मौसम में भी, अलग अलग ऋतु में भी उपजाया जाता है, और उस तरह से बोला जाता है कि भदई, अगहनी और गर्मा। तो इस तरह का धान बोला जाता है, धान को भदई धान, अगहनी धान और गर्मा धान, ये किस फसल को कहा जाता है, तो धान से संबंधित ये बात कही जाती है। यानी धान अलग अलग ऋतु में उपजता है। तो ऐसे धान खरीफ है, लेकिन फिर भी अलग अलग ऋतु में भी उपजाया जाता है। तो इसलिए भदई, अगहनी और गर्मा कृषि किससे संबंधित है, तो धान से। तो 100 का आंसर ए हुआ, 100 का आंसर ए हुआ। और इस तरह से सेट नंबर 19 के जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।